आज का इंतजार भी खत्म हुआ और मैं फिर आ गई हूँ बहुत देर कर दी आते आते का चौथा एपिसोड ले। कुछ पुरानी यादों के साथ प्रतीक की नज़र फिर से अपनी प्लेट पर पड़ती है, जिसे देख पूर्णिमा के साथ बिताए कुछ पल याद आने लगे उसे। प्रतीक को शुरू से ही टेबल पर अकेले खाने की आदत नहीं थी। जब दुल्हन बन पूर्णिमा आई थी तब भी पूर्णिमा प्रतीक को भोजन देकर उसके पास ही खड़ी रहती और उसके खाने के बाद उसके प्लेट पर ही खाती। तब एक दिन पूर्णिमा के हाथ को पकड़ प्रतीक ने ही टेबल पर अपने पास उसे बिठाया था। प्रतीक, पूर्णिमा मेरे साथ बैठ, मेरे साथ खाया करो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अकेले ही बैठकर खाता हूँ। पूर्णिमा, आप अकेले कहाँ होते हैं जी? मैं रहती तो हूँ आपके पीछे। प्रतीक, मेरे पीछे नहीं पूर्णिमा, मेरे साथ रहो। अब रोज मेरे साथ बैठना, वरना मैं नहीं खाऊंगा। पूर्णिमा, क्या जी, लोग समाज क्या कहेगी? माँ कहती थी कि पति के चरणों में ही हमारा स्थान होता है। प्रतीक, तुम किस जमाने की बात करते हो पूर्णिमा? मैं नहीं चाहता हूँ पूर्णिमा कि तुम मेरे पीछे रहो। हम बराबर भी तो साथ चल सकते हैं ना। पूर्णिमा, ये आप मुझे दूसरी औरत की तरह क्यों नहीं चलने देते? पहले सिर से घूंघट हटवाया, इसकी वजह से घर में कितनी कलह भी हुई थी। मुझे हर चीज का साझेदारी बनाते हैं जो घर में किसी को पसंद नहीं आते। प्रतीक, सब पुराने ख्यालात के हैं घर में, इसी वजह से उन्हें यह एडजस्ट करने में परेशानी होती है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे साथ तो मैं हूं ना हमेशा से। फिर कुछ सोचकर प्रतीक, पूर्णिमा जानता हूँ मैंने शादी की पहली रात अनजाने में ही ये कहकर दिल दुखाया था कि मेरे दिल में सिर्फ आरती है। एक औरत के लिए ये सुनना आसान नहीं होता है। फिर भी तुमने अपना मनोबल नहीं खोया और अपना एक स्थान बनाया मेरे दिल में। उस बात की शर्मिंदगी आज भी होती है मुझे। पूर्णिमा, मैं हमेशा से चाहता था कि आरती को सब सुख दूंगा। आरती ना सही, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो। अब तो मुझे ये सुख मुझे देने दो। हम दोनों प्यार से अपनी गृहस्थी का सुख भोग करेंगे। पूर्णिमा यह सुनकर, एक बात पूछूं? प्रतीक, हाँ पूछो पूर्णिमा। पूर्णिमा, कभी आरती का ख्याल नहीं आता अब आपके मन में? प्रतीक, इस सवाल का कोई वजूद नहीं है अब। बस इतना चाहता हूँ कि आरती को उसकी हर खुशी मिले। पूर्णिमा प्रतीक के सीने पर अपना सिर रख कर, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जी जो आप मुझे मिले। बदले में प्रतीक की जुबान खामोश थी। वर्तमान में अपने प्लेट पर भोजन को देख कुछ सोचने पर विवश हो गए प्रतीक। आज पूर्णिमा को गए कई साल बीत चुके थे। अब अकेले इस जीवन में अकेले तन्हा चलना प्रतीक को चुभने लगा था। अकेले रहने की सजा अब हमको मिली, मंजिल वही, रास्ते बदलती मिली। खुशी का पल साथ छोड़ती देखी, अकेलेपन से शिकायत भरपूर मिली। तन्हा का साथ जिंदगी भर मिले, तेरा ख्याल भी बंद आंखों लौटते दिखी। उम्र ढलने के साथ जुबान अटकते दिखी, हालातों के सिखाने पर शब्द भी छूटते दिखे। इतना तन्हा बना दिया इस लम्हा ने, मौत का इंतजार भी अब लंबी दिखी। बुझे मन से प्लेट को उठाकर रसोई की सिंक पर हाथ मुंह धोकर प्रतीक अपने कमरे में चला गया। इतनी गर्मी थी उस पर ये सीलिंग फैन पूरी राहत देती कहाँ थी। बस दीवारों पर उसे आहिस्ते आहिस्ते घूमते ही देखने लगा और नजर वहाँ थी और दिमाग में कई सारे ख्याल एक साथ घूम रहे थे। कई बार छोटे बेटे करण को कह चुका था कि एक मिस्त्री ही भेज दे, वो खुद ही मरम्मत के पैसे दे देगा, लेकिन करण को इसकी भी फुर्सत नहीं थी। बस अपने काम और पार्टी, जिस वजह से शादी के 5 साल बाद भी बच्चे के बारे में नहीं सोच पाया। प्रतीक के कहने पर एक दिन बड़ी बहू सरोज ने सपना को कहा भी था कि अब एक बच्चे को आ जाना चाहिए, लेकिन सपना ने इसका बेरुखी से जवाब देते हुए यह कह गई थी, पहले अपनी जिंदगी तो जी लो, उसके बाद ही बच्चे का सोचेंगे। 5 साल बीत गए लेकिन अभी भी इस घर में किलकारी नहीं बुझी। तभी कुलकर्णी जी का फोन देख प्रतीक, क्या बात है कुलकर्णी जी, सब खैरियत तो है ना? कुलकर्णी जी, कहाँ जनाब, क्या ठीक होगा? प्रतीक, कुलकर्णी जी जरा ठंडे मिजाज में रहने की कोशिश करिए, ऐसे ही आपका बीपी हाई रहता है। कुलकर्णी, आप ठंडे मिजाज में रहने की बात करते हैं, आपको पता भी है क्या कि बच्चे कितने फिजूल खर्ची करते हैं? मेरा तो यह सब देखकर दिमाग ही टनटना जाता है। प्रतीक,
यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप इस जगह से खुद को निकालिए, नहीं तो आपका बीपी ऐसे ही बढ़ते रहेगा। जो बात आपके बस में है ही नहीं, उस बात से क्यों खुद को परेशान करना। कुलकर्णी, डर लगता है दुबे जी, कहीं इनके फिजूल खर्चे इनके भविष्य को ना बिगाड़ दे। प्रतीक, कुलकर्णी जी अभी बच्चे हैं, उनकी गहराई तक सोचते नहीं हैं। अगर आप रोक टेक करेंगे तो घर में फिर से लड़ाइयाँ हो जाएगी। कुलकर्णी, इसी वजह से मैं वृद्धाश्रम जाना चाहता हूँ। घर में अब कोई इज्जत बची भी तो नहीं है। यह सुनकर प्रतीक चुप रह जाता है। यह बात तो कुलकर्णी जी ने सही कहा है। अब इस उम्र में इज्जत तो कुछ बचती नहीं है, ना कोई सुनने वाला रहा ना सुनाने वाला। उस पर से बढ़ती उम्र में अपने ही शरीर का साथ छोड़ देना। जब शरीर साथ थी तो पत्नी और बच्चों का भविष्य तय करने पर सारी जिंदगी बीत चुकी थी। अब न शरीर साथ है और ना ही पूर्णिमा। एक एक पैसा पूर्णिमा ने हिसाब से बचाया था, इस आस में कि बच्चे पर कभी कोई कमी का एहसास ना होने देगी। और यही बच्चे, अब ये सोचकर प्रतीक ने एक गहरी सांस ली। लेकिन प्रतीक हमेशा कहते रहे पूर्णिमा से कि पूर्णिमा, कभी खुद के बारे में भी सोच लिया करो, कभी खुद के पीछे भी खर्चे किया करो। अपनी बड़ी सी चोटी को हाथों से गूंथते हुए कहते, हम दोनों का क्या है जी, आपके पेंशन से घर चल ही जाएगा। आज ये बच्चे को हम संभाल रहे हैं, एक दिन वो हमें संभालेगा। कह दे रही हूँ, तब सिर्फ आराम और खर्चे ही करूँगी अपने पोते पोतियों के पीछे। तब देखना मैं अपने पोते पोतियों के साथ कितना बन ठन कर चलूँगी। क्यों जी, आदित्य और करुण की बहू लाने की जिम्मेदारी आप मुझ पर ही देना। ऐसी बहू लाऊंगी जो मेरे इस घर को मेरे साथ मिलकर स्वर्ग बना दे। यह सोचते हुए प्रतीक की आंखों में आज भी आंसू आ गया। जिस बच्चे पर वो इतराना चाहती थी, वही बच्चों का व्यवहार आज उसे जीते जी मान डाल रहा था। कभी कभी तो ऊपर वाले की तरफ देख प्रतीक ये सोचने लगता कि अच्छा ही हुआ कि यह सब भाग बंटवारा देखने के पहले ही पूर्णिमा चल पड़ी, नहीं तो पूर्णिमा का मुरझाया चेहरा शायद मैं जीते जी देख नहीं पाता। यह सब प्रतीक के एकाकीपन के साथ ही थे। कुछ मीठी बातें तो कुछ कड़वी हकीकत की यादें ही अब उसके साथ रहते थे। अपने जीवन का 35 साल तक पूर्णिमा ने उसका साथ दिया था, लेकिन लीवर की बीमारी ने पूर्णिमा को प्रतीक से बहुत दूर ले जाकर विदा कर दिया। सब पर ध्यान देते देते पूर्णिमा जैसे खुद को भूल चुकी थी। जीवन भर का साथ किया उसने तो प्रतीक का रिटायरमेंट भी नहीं देखा था। दोनों बेटों को बहू लाने की ख्वाहिश थी, उसकी धरी की धरी रह गई। बस सरोज को ही देख पाई थी वो, यह भी उसकी पसंद नहीं थी। आदित्य की पहली चॉइस थी, उसके साथ कॉलेज में जो पढ़ती थी। यह देख एक दिन प्रतीक ने कहा भी था कि पूर्णिमा, तुम्हारी खोजने के पहले ही आदित्य ने तुम्हारी बहू खोज लिया है। इस पर खुश होते हुए, आप भी किस जमाने की बात कर रहे हैं जी, अभी कौन माँ बाप की पसंद का इंतजार करता है। हमारी सरोज देखना समझदार होगी। हर बात को पूर्णिमा अपने तरीके से लेकर खुश होने का बहाना ढूंढ ही लेती थी। उसकी यह बात सत्य साबित भी हुई। सरोज सच में समझदार बहू निकली। लेकिन छोटी बहू सपना, यह सोचकर फिर से प्रतीक ने गहरी सांस लेते हुए छोड़ने लगा। अब उनका ध्यान आरती की तरफ गया और फोन पर से फिर से लैंड नंबर डायल करने लगा। कुछ देर में आरती आई फोन से। हेलो प्रतीक। आरती। आरती, आज इस समय फ़ोन करने की वजह? प्रतीक, एकाकीपन आरती, तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। आरती, अब यही साथी है प्रतीक हमारी। प्रतीक, क्या अब कुछ नहीं हो सकता? आरती, क्या नहीं हो सकता? प्रतीक, यही कि हम साथ रहें, इससे यह एकाकीपन काटने को तो नहीं दौड़ेगा। आरती, ये तुम कैसी बात कर रहे हो प्रतीक? अच्छा, ये एकाकीपन से सच में सबको डर लगता है ना? कहीं ना कहीं इन वृद्ध लोगों का जीवन कितना भयानक रूप धारण कर लेता है। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम और आप ही होते हैं। आज प्रतीक और आरती दोनों ही इस एकाकीपन की बीमारी से पीड़ित थे। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि आज भी एक नई उम्मीद के साथ प्रतीक ने पहल की थी। क्या इस बार पर आरती प्रतीक का साथ देगी? आपकी क्या राय है? क्या आरती को प्रतीक का साथ देना चाहिए? तो जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना अगर भूल रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि मेरी रचना की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।